माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि हमारा नया चैप्टर भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें हमने क्लास 10th में पढ़ रखी है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर क्लास 10th में कवर करते हो तो सेम आपको लगेगा कि उसी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को आप एक एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में काफी मजेदार टॉपिक है। हाँ, इसमें कुछ डेरिवेशन लेंथी जरूर है, लेकिन वो डेरिवेशन है सारी की सारी इजी। मतलब कहीं पे भी इस चैप्टर में आपको किसी भी टाइप की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको आज का लेक्चर फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ताकि जितने भी आपके अपकमिंग चैप्टर है उनमें सभी टॉपिक्स में आपकी क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले करते हैं स्टार्ट। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। देखो, प्रीवियस चैप्टर में हमने जो स्टडी किया था वो इलेक्ट्रिक चार्ज के अबाउट स्टडी किया था। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ ऐसे पूछूं कि बेटा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे होता हो, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो आपको ठीक लगे। जब इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी 0 हो और यू कहिएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे हो, तो उस टाइम जब हम चार्ज की जितनी भी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं और फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की कौन सी ब्रांच थी? वो ब्रांच जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट पे स्टडी किया था। बट चार्ज हमेशा रेस्ट पे नहीं रहता, हमें चार्ज को मूव करवाना पड़ता है। हमारे पास सपोज करो कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, हम उसको फील्ड में प्लेस करेंगे तो फील्ड उस पर एक फोर्स लगाता है। E = F/Q वाला फॉर्मूला याद है ना आपको? तो जब उस पे फोर्स लगेगी तो वो चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो उस केस में चार्ज की कुछ वेलोसिटी होगी। तो अब क्या करें कि जब चार्ज की कुछ वेलोसिटी हो, चार्ज की जो वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल ना हो, चार्ज की कुछ फाइनाइट वेलोसिटी हो, मतलब चार्ज की कुछ वेलोसिटी हो, उस केस में सिचुएशन कौन सी है? इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, फिक्स हो जाए, तो उस केस में हम ये जो चार्ज है उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर में, उस ब्रांच को हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी ब्रांच होगी वो? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चार्ज से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, वेलोसिटी की बेसिस पे, वेलोसिटी 0 है तो चार्ज की प्रॉपर्टी जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। और जब चार्ज की वेलोसिटी 0 के इक्वल ना हो, व्हाट डज इट मीन? चार्ज मूव करे बट विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। सपोज करो चार्ज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो उस केस में कॉन्टिन्यूअसली विदाउट टाइमिंग उसकी वही वेलोसिटी रहे, या यूं कहेगा कि चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट या फिक्स हो। तो जब चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी हम उस टाइम स्टडी करते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच के अंदर में आएगा। ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर थर्ड केस में क्या है कि अब हमारे पास जो चार्ज है स्टिल उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, मतलब चार्ज क्या है? जैसे यहाँ पे चार्ज किस में था? मोशन में, मोशन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी चार्ज किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। ठीक है, और आपको पता है जब चार्ज की वेलोसिटी 0 नहीं है तो कौन सा केस है? वेलोसिटी कांस्टेंट वाला तो हमने पढ़ लिया है। अब चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाए? वेरिएबल। चार्ज की वेलोसिटी कैसी हो? वेरिएबल। ठीक है, या यूं कह सकते हो नॉट कांस्टेंट। चार्ज की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज करे, और आपको पता है वेलोसिटी चेंज होने से मोशन कैसा बन जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो या कंटीन्यूअसली चेंजिंग वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी से चार्ज मूव करे, तो जब हम चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो हमारे पास फिजिक्स की जो ब्रांच होती है वो होती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स।
तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है और चार्ज से रिलेटेड जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो आएंगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स ब्रांच के अंदर। तो ये तीनों ही फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और चार्ज किसमें रहता है, मोशन में। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज दैट branch of physics, it is that branch of physics in which we study electric charge in motion, electric charge in motion। जब चार्ज मोशन में रहेगा तो फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम उस चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो होगी करंट। डेफिनेशन के बाद अब हम बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टर की। तो इन मेटेलिक कंडक्टर, बेटा मेटेलिक कंडक्टर का नाम सुनते ही कुछ मेटल के एग्जांपल आपके माइंड में आते हैं क्या? मेटेलिक कंडक्टर कौन कौन से होते हैं बताओ? मेटेलिक कंडक्टर के एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लाइक सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। केमिस्ट्री में आप एक टेबल पढ़ते हो जिसमें आपको कंडक्टर के बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर की खास बात क्या होती है, क्या चीज़ नाम सुनते ही आपके माइंड में आते हैं? मेटेलिक कंडक्टर में क्या होते हैं? दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बोला क्योंकि कोई भी एटम होता है उसके सराउंडिंग में सेल्स होती हैं, सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और जो आउटरमोस्ट सेल होती है, मेटल के केस की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल के केस में जो एटम होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर है तो कॉपर के एटम की बात करें तो कॉपर के डिफरेंट सेल्स होंगे, सेल्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। जो आउटरमोस्ट सेल होगी, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन पे कॉपर के जो न्यूक्लियस का इम्पैक्ट काफ़ी कम होता है। कॉपर का जो न्यूक्लियस है वो इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाता कि उन इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखे, इतना बाउंड करके रखे कि जब आप फील्ड लगाओ तो वो इलेक्ट्रॉन मूव ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं और कई बार हम इनको चार्ज कैरियर भी बोल देते हैं, फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है। और फ्री चार्ज कैरियर से मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्री चार्ज कैरियर होंगे, नहीं, पॉजिटिवली चार्ज आयन भी फ्री कैरियर हो सकते हैं। अब कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आयन मूव नहीं करेगा। बट जब आप कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसमें पॉजिटिव आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, तो दोनों आयन की मूवमेंट होती है, ठीक है। तो फ्री चार्ज कैरियर पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, बट मेटल में ये क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर क्या होता है बेटा, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर है उसके पास बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर है, जब हम उस कंडक्टर के अक्रॉस फील्ड लगाते हैं, ठीक है, तो उस केस में ये जो फ्री चार्ज कैरियर है मूव करते हैं, ठीक है। और मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने क्या दिखा दिए? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडक्टर पे मान लो मैं फील्ड अप्लाई कर देता हूँ, ये मैंने फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड का पॉजिटिव, फील्ड का नेगेटिव। आपको पता है फील्ड लगाएंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कहाँ मूव करेंगे? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आप अच्छे से ऐसे बना लो, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। क्या होता है वो सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिखो, व्हेन, इसी में लिख लो, व्हेन
free charge carrier, when free charge carrier moves they constitute इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। ठीक है, ये मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज अलग डायरेक्शन में मूव करता, नेगेटिव अलग डायरेक्शन में मूव करता, तो वहाँ पे फिर जो करंट बनता वो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग भी बनता और नेगेटिव चार्ज के भी अकॉर्डिंग बनता। ठीक है, तो फ्री चार्ज कैरियर जब भी मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें कि व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम डिफाइन करना चाहें। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो आपने क्लास 10th में पढ़ी होगी ना बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके लिए सिंबल I होता है। इसको हम डिफाइन करना चाहे तो देखो आप ऐसे समझ सकते हो। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, और हमारे पास, आपको पता है मेटेलिक कंडक्टर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये रेड कलर से जो मैं डॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और मैंने इस मेटेलिक कंडक्टर का एक कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब इस कंडक्टर पे मैं फील्ड अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे मेटेलिक कंडक्टर में इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अब एक बात बताओ, ये मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया जो डॉटेड आप देख रहे हो ब्लू कलर का, ये कोई भी सेक्शन लिया है हमने। ठीक है, आप इसको कोई भी लिख लो, एनी सेक्शन, दिस इज द सेक्शन ऑफ कंडक्टर, सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कोई भी आपने एक पर्टिकुलर पोर्शन लिया है इस कंडक्टर का, तो जब आप इस पे फील्ड लगाओगे इस कंडक्टर पे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये जो आप डॉटेड, जो ब्लू कलर का जो डॉटेड जोन देख रहे हो, एक एरिया देख रहे हो, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस एरिया में से 1 सेकंड में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, या यूं कहेगा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो जब 1 सेकंड में इस सेक्शन में से जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो आप इसको, इट इज द चार्ज फ्लोइंग through any cross section, through any section of conductor in 1 second, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप समझो। कोई आपके पास, सपोज करो एक कंडक्टर की बात करें हम, आपके पास कोई एक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आप कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा तभी मूव करेंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक, कोई भी आपने एक सेक्शन ले रखा है, उस एक सेक्शन में से जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हमने उसी को क्या कह देना है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन बनती है, आप वो भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखो, इट इज द rate of flow of, it is the rate of flow of electric charge, it is the rate of flow of electric charge through any cross section, through any cross section of conductor। आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके किसी क्रॉस सेक्शन में से जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा, हम उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। सो नाउ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। अब ये हो सकता है कि आपके पास, सपोज करो कोई भी कंडक्टर है, उसमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट हो या स्टडी हो।
और हो सकता है वो कांस्टेंट ना भी हो। मतलब क्या है, यहाँ पे देखें, इफ rate of flow of electric charge is steady, मतलब किसी भी एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं हम, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और हम कोई भी एक सेक्शन ले लेते हैं, इस सेक्शन में से सपोज करो ईच 1 सेकंड में 30 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 1 सेकंड में 30, नेक्स्ट 1 सेकंड में 30, तो हम क्या कहेंगे, इस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज पास हो रहा है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में आप क्या कहोगे, इफ द rate of flow of electric charge is steady, then it will be steady current, it will be steady current। तो इस केस में ये स्टडी करंट रहेगा, और स्टडी करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to Q/T, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। फिर दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, अब ये जो आपके पास कंडक्टर था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे, ठीक है, और ये कोई भी हमने इसका क्रॉस सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन लिया हुआ है, और इस सेक्शन में से जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट सेकंड में तो 30 फ्लो किए, नेक्स्ट 1 सेकंड में 40, नेक्स्ट 1 सेकंड में 50, मतलब आप क्या देख रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एक वेरिएबल करंट होगा, क्या होगा, वो करंट स्टडी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is not steady or depend upon time, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे, और डिपेंड अपॉन टाइम, देन इट विल बी वेरिंग करंट। ये कैसा करंट होगा, इट विल बी वेरिंग करंट, वेरिंग करंट, ठीक है। इसको आप लिख देना, वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे भी स्टडी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ऐसे करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू dq/dt, ठीक है। dq/dt, यहाँ पे ये जो I करंट है ये इंस्टेंटेनियस करंट है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप इस फॉर्मूले से इंस्टेंटेनियस करंट को निकालोगे, और ये जो फॉर्मूला है ये बनेगा स्टेडी करंट के लिए, या कांस्टेंट करंट सर्किट में फ्लो हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब वेरिंग करंट हो तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों आपको बेस समझ में आ गए होंगे। इस केस में हम ग्राफ की बात करें, स्टडी करंट के केस में I और T करंट, और देखो टाइम के साथ में करंट इंडिपेंडेंट होता है, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और यहीं पे वेरिंग करंट की बात करें, या जो करंट जो नॉट स्टडी हो, तो उस केस में जो करंट और टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। वो ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे हो सकता है, तो कोई भी शेप हो सकती है, ठीक है, इस टाइप की। तो ये जो करंट है ये वेरिंग करंट, ये जो ग्राफ्स हैं ये वेरिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज ऑल आर रिप्रेजेंटिंग वेरिंग करंट, और यहाँ पे ये करंट कैसा है, स्टडी करंट, ठीक है बेटा, या यूँ कहिएगा, ठीक है, ये स्टडी करंट आप ऐसे लिख लो, दिस इज द स्टडी करंट। फिर एक आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, याद है आपको, एसी करंट, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट।
तो एक हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखो करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे टाइम है। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करंट की वैल्यू चेंज करती है, और मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज करता है, बट डायरेक्शन क्या है, आफ्टर ये पीरियड क्या है, रिपीट करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन में इसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख लो। इन अल्टरनेटिंग करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज करता है कॉन्टिन्यूसली, एंड चेंजेस एंड ऑल्सो चेंजेस इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज होती है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ। डायरेक्शन चेंज एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। चीज नोट कर लें बेटा। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। आपके पास में कोई भी एक ग्राफ है, सपोज करो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे करंट है। ठीक है, करंट और टाइम के बीच में कोई भी ग्राफ बन जाता है, सपोज करो इस शेप का कोई ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इस ग्राफ का जब एरिया निकालोगे, इस ग्राफ के अंडर में जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे, एरिया कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर नॉट वीटी आईटी, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, ये क्या बताएगा आपको। देखो इस करंट सिचुएशन में हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एक क्या बनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे करंट की वैल्यू है आई, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी है टी। यहाँ पे लिखो टाइम और यहाँ पे लिख दो करंट। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बेटा मैं एरिया फाइंड आउट करूं। ठीक है, एरिया ऑफ आईटी ग्राफ किसके इक्वल होगा, निकाल के देखो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। जो आईटी ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे वो इस ट्रायंगल के इक्वल, एरिया के इक्वल होगा। और इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे टाइम कितना है टी, टाइम बेस इंटू हाइट ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, तो इंटू आई। ठीक है, तो वैल्यू आपको मिली हाफ ऑफ आई इंटू टी। और आपको पता है आई क्या चीज होता है, करंट, और टी क्या चीज होता है, टाइम। करंट और टाइम का प्रोडक्ट क्या बताता है, चार्ज। देखो आपने पढ़ा है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इंटू टी किसके इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग। मतलब कई बार न्यूमेरिकल में आपको इस तरह का ग्राफ गिवन होगा, कहेगा कि करंट और टाइम के बीच में ग्राफ है, आप उससे उसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज निकालो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्राफ के अंडर एरिया निकाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, या जो भी कंडक्टर है या जो क्रॉस सेक्शन है आपने लिया है, कोई भी सेक्शन लिया है, उसमें से कितना चार्ज फ्लो है उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। इसके साथ बेटा हम ऐसा यूनिट की बात करें, यूनिट क्या रहेगी, यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और आपको ऐसा यूनिट है, तो चार्ज तो एक फंडामेंटल फिजिकल, जो इलेक्ट्रिक करंट तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करते हैं हम एम्पियर में, चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में, और टाइम को सेकंड में। तो यूनिट क्या बनेगी, एम्पियर को ये लिखेंगे, कूलम को सी, सेकंड को सी। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। मतलब ऐसा यूनिट करंट को मेजर करने की होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। आप देखोगे 1 एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं,
1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, वहीं पे हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला तो देखो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। चार्ज को हम सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो यूनिट होता है स्टैट कूलम। ठीक है, टाइम को सेकंड में, तो करंट को मेजर करेंगे एम्पियर में, लेकिन सीजीएस सिस्टम में इसको बोल देंगे स्टैट एम्पियर। क्या बोल देंगे? स्टैट एम्पियर। तो आप ये भी लिख सकते हो 1 स्टैट एम्पियर इज इक्वल टू 1 स्टैट कूलम, 1 स्टैट कूलम पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। तो बिल्कुल ये रेयरली यूज होती है यूनिट, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीजीएस यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो इनको आप एक बार ये तो नोट कर लो। करंट के डायमेंशन आपको आते ही होंगे। डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? डायमेंशन की बात करें, करंट तो एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, तो उसका डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? एम्पियर। ये मेजर करते हैं, अब ब्रैकेट लगा दो। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि करंट की डायरेक्शन क्या रहती है। ठीक है, ओके। अब करंट की डायरेक्शन है वो किस बेस पे रिप्रेजेंट की गई? देखो ये बात है 1820 की। 1820 में एम्पियर, ठीक है, जो वेल नोन फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्री में भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन उन्होंने बताई ना, वो थी पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखो कंडक्टर में तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग है। उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन क्या होगी? करंट की होगी। ठीक है, और उस टाइम उसने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन हमने करंट की बताई, तो उस करंट को उसने क्या बोला? हम ये बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि भाई पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही डायरेक्शन करंट की होगी। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है? जब कंडक्टर की बात की गई तो कंडक्टर में भी करंट की डायरेक्शन बताई गई, तो कंडक्टर में जो डायरेक्शन बताई गई वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताई गई। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ये है। तो क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और इस करंट को बोला गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। कोई फर्क नहीं है, बस नाम अलग अलग दिया गया है, चीज एक ही है। इस करंट को बोला गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशनल करंट तो था, ये था बाई कन्वेंशन। तो बाई कन्वेंशन दिया गया था, और वही ये जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन मिलती है हमें, ठीक है, वो दी गई, वो दैट वाज ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जो आपको ठीक लगे उसी के अकॉर्डिंग चल सकते हो। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है तो हम उसी डायरेक्शन में ही कन्वेंशनल करंट, उसी डायरेक्शन, वही डायरेक्शन करंट की ले लेंगे। ठीक है, और सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो उस केस में हम डायरेक्शन ले लेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। बस एक ही चीज याद रखनी है आपको, इन शॉर्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे नोट कर लें, नोट। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट उसी डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज सपोज करो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट क्या है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें नोट करते हैं। ठीक है, हाँ, वहीं पे कई बार ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचर ऑफ करंट, कि करंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है? ठीक है, या टेंशन क्वांटिटी है? उस पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, देखो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं तो मैग्नीट्यूड तो होता ही है इसका। और फिर दूसरी हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन भी है, क्योंकि आप स्पेसिफाई अभी आपने किया कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन करंट की होगी, और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट उसके अपोजिट में मूव करेगा, तो करंट की डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे हम बात करें तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, ठीक है, बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण, ठीक है, डायरेक्ट कोई चार्ज पे मेजर करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी देखो आप अभी तक तो आप ये पढ़ते आए थे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो दोनों वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट करंट में ऐसा क्या होता है, ठीक है। करंट में क्या होता है बेटा, सपोज करो कि इस यहाँ से जो चार्ज आया 6 एम्पियर, करंट आया 6 एम्पियर, यहाँ से आया 7 एम्पियर, तो मैं पूछूं कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा, बताओ। मैं ये कहता हूँ कि I1 करंट 6 एम्पियर है, I2 करंट 7 एम्पियर है, तो बताओ I3 करंट कितना होगा। नेचुरल सी बात आप कहोगे सर 13 एम्पियर, ठीक है। अब इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अब सपोज करो मैं यूँ कहता कि ऐसे फोर्स लग रही है 7 न्यूटन, ऐसे फोर्स लग रही है कितनी 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये तो फोर्स की डायरेक्शन होगी 10 न्यूटन की, ये कितनी होगी 7 न्यूटन की, रिजल्टेंट फोर्स कितनी लगी ऐसे हम निकाल लेते वेक्टर लॉ लगा के, ठीक है। बट क्या है, करंट के केस में वेक्टर लॉ एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे 6 एम्पियर करंट इधर है 7 एम्पियर करंट इधर है तो रिजल्टेंट करंट इनके बीच में है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन but still it is a vector quantity because vector laws are not applicable। इस केस में वेक्टर लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओके बेटा, सो साथ ही साथ ये भी आप नोट कर लेना, देखो जब भी हम CuSO4 NaCl की बात करें, कॉपर सल्फेट या सोडियम क्लोराइड की, तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर रहते हैं। और वहीं पे मैं बात करूं गैसेस के केस में, तो गैसेस यूजुअली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। गैसेस में मतलब क्या है कि कोई फ्री आयन वगैरह ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बट जब गैसेस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, when the gases are kept under strong electric field या large voltage या large potential difference के अंदर में हम रखते हैं, तो उस केस में आप देखते हो कि जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के केस में आप देखते हो कि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल जो गैसेस का जो एटम होते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक कर जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड की ही डायरेक्शन में मूव करेगा और अपोजिट जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कहते हैं एक ही बात है। तो ऐसा होता है गैसेस के केस में। तो गैसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्ज कैरियर होते हैं, यूजुअली नहीं होते, बट जब हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाते हैं गैसेस पे तब होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर रहते हैं। मेटल की केस में बात करें तो चार्ज कैरियर कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे चार्ज कैरियर होते हैं, ये करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने का काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, सो जल्दी इनको नोट करें। न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, आपको टाइम गिवन है 1 सेकंड का और कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है 1 एम्पियर का, ठीक है। तो निकालो।
आप बिल्कुल इजी, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या लिख सकते हो, एन इंटू ई बाई टी। और यहीं से आपको वैल्यू एन की कैलकुलेट करनी है, तो आई इंटू टी अपॉन में ई इज इक्वल टू एन। करंट की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। यहाँ पे सारी एसआई यूनिट है। ठीक है, पुट कर दो, कोई एक्स्ट्रा चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 1.6 इज इक्वल टू एन। इसको लिखोगे 10 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन में 1.6 इज इक्वल टू एन। इसको कैंसिल आउट करोगे 6.25, पहले किया भी हुआ है 2-3 बार हमने इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, जब किसी क्रॉस सेक्शन में से इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करेंगे तो कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वहां पे उस कंडक्टर में, 1 एम्पियर का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखें, ए करंट ऑफ 0.50 एम्पियर इज पासेस थ्रू ए CuSO4 सॉल्यूशन, हाउ मेनी Cu++ आयंस विल बी डिपॉजिट ऑन कैथोड इन 10 सेकंड। तो आपके पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और फिर वही कैथोड एनोड वाला अरेंजमेंट है, और उस सॉल्यूशन में से 0.50 एम्पियर, लगभग हाफ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और ऐसा होने से जब ये प्रोसेस होता है, सेल की फंक्शनिंग आपको पता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो इस केस में जो कैथोड पे कॉपर के आयन डिपॉजिट हो रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है Cu++ आयंस 10 सेकंड में कितने डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप निकालो, आपको नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और आपको करंट जो गिवन है दैट इज 0.50 एम्पियर, और टाइम की वैल्यू गिवन है आपको 10 सेकेंड। ये सारी चीजें आपको गिवन है। ठीक है, तो आप अब यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चार्ज कितना है, देखो ये क्या है, चार्ज ऑन Cu++ आयन। बेटा एक प्लस होता तो उस पे ई चार्ज होता, जितना चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है, प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे Cu++ है तो यहाँ पे 2e चार्ज हो जाएगा। बस यही इस पॉइंट क्वेश्चन का कैच पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा 2e। ठीक है, चार्ज आप कितना लिखोगे 2e, और लेकिन n कितने, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं वो भी। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू n इंटू ई होता है। n क्या चीज हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस जो हमें फाइंड आउट करने हैं। और आयन किसका है, Cu++ का, तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2e आ जाएगा। सिंगल पॉजिटिव होता तो सिंपल e आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू n इंटू 2e। अब यहाँ पे आप चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या लिखते हैं, n इंटू ई लिखते हैं, बट यहाँ पे चार्ज ऑन इसकी कॉपर आयन 2 पॉजिटिव की बात है तो 2e हो जाएगा अपॉन में t। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, I इंटू टी अपॉन में 2e इज इक्वल टू n। करंट की वैल्यू कितनी 0.5, टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड, टू e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 इज इक्वल टू n। यहाँ से नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू आ जाएंगी, और आयंस कौन से, Cu++ आयन। ठीक है, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.5 इंटू 10 की पावर 19, 1.5 इंटू 10 की पावर 19, 1.56 ऐसा है। कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अदरवाइज लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, वीडियो भी लेंथी बनेगी। ठीक है, आप इसको जस्ट नोट करें फिर आगे करते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल अपने पास में, अपने को करंट और टाइम के बीच में ग्राफ गिवन है। ये जो ब्लू कलर की शेप वाला देख रहे हो ग्राफ आपको गिवन है। आपसे पूछा गया है कि 10 सेकंड के इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तब मैंने बताया था कि जब भी करंट और टाइम के बीच में ग्राफ मिले, उस ग्राफ का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी जितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ये वाले पॉइंट
ऐसे डिपिक्ट कर दो। हमें इस पूरे ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है ये वाला और ये वाला, इनके नीचे का एरिया फाइंड आउट करना है। इन पॉइंट को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, ठीक है। और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे इस कंप्लीट जोन का। सपोज करो आप इस कंप्लीट रेड वाले जोन का, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको चार्ल्स फ्लो की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम दे दो, ये O पॉइंट है, ये A है, B, C, D, ठीक है। तो आप लिखोगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर IT ग्राफ। IT ग्राफ के नीचे का एरिया निकालेंगे। तो अब एरिया निकालेंगे तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ODA, और दूसरी एक आपको स्क्वायर मिल रहा है ABCD, एक स्क्वायर है। दोनों का एरिया अलग अलग निकालो और ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा एरिया अंडर IT ग्राफ। तो एरिया अंडर IT ग्राफ किसके इक्वल होगा, ये होगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ODA प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालो इसका, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है सारी की सारी, ठीक है। तो हाफ बेस कितना है 5 सेकेंड, हाइट कितनी है अगेन 5 सेकेंड, प्लस में एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना बना है, देखो स्क्वायर ही बना ना, ये साइड 5, ये 5, ये वैल्यू 5, ये वाली वैल्यू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 into 5, which will be equal to that will be 25 by 2 is equal to 25, it will be 12.5 plus में 25, finally इनको ऐड करोगे तो it will be 37.5 and this is the charge ना, ये चार्ज, तो चार्ज की यूनिट आ जाएगी 37.5 कूलम। तो बेटा क्या है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के आपके रेफरेंस बुक में हो सकते हैं। तो बस मेन कॉन्सेप्ट ये रहेगा, फॉर्मूला ये यूज होगा I is equal to Q by T, Q is equal to N into E। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की एप्लीकेशन यूज हो जाएगी कहीं पे, और या फिर आपको ग्राफ की फॉर्म में मिले, करंट और टाइम के बीच में कोई ग्राफ मिले, तो आप उस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको चार्ज फ्लो की आप वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा और रियली में तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन भी रख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।